नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा आजकल चैप्टर प्रकाश चल रहा है और हम लोगों ने वो चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके साथ साथ हमने एक सेशन अपने प्रश्न और उत्तर का भी कर लिया है। सो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम लोग जो आपके बुक के और थोड़े प्रश्न बचे हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे आज के सेशन का पहला जो प्रश्न आता है वो आपका क्या है, एमसीक्यू टाइप। तो यहाँ देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी विशेष दशाओं में, कभी नहीं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एंगल आई इज इक्वल टू आर सदैव होता है या कभी कभी? मिल गया ना आंसर। चलिए देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। सदैव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे तथा आवर्धित, आभासी दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा आवर्धित, वास्तविक दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। तो समतल दर्पण हम लोगों ने उसका कई बार पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार का हमारा प्रतिबिंब बनता है। चलिए देखते हैं, आभासी होता है या वास्तविक, पहले आप इसको सोचिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप सोचिए, वो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, वो दर्पण के पीछे बनता है या दर्पण के पृष्ठ पर। और उसके बाद आप सोचिए कि वो आवर्धित होता है या साइज के बराबर होता है। मिल गया आंसर। चलिए कौन सा मार्क करेंगे? क ख ग घ 1 2 3 4 कौन सा? आभासी होता, दर्पण के पीछे होता और बिंब के साइज के बराबर होता है ना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कैलाइडोस्कोप की रचना का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ये जो आपका है, जो हम लोगों ने क्रियाकलाप में जो एक पूरा उसका पढ़ा था, वही आपका उत्तर है इसका। तो कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की 3 चौड़ी आयताकार पट्टियां ले लें और इन्हें प्रिज्म की आकृति के अनुसार जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में हम दृढ़ता से लगाते हैं। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए हमने उसमें क्या कर रखा हो, एक होल, एक छिद्र बना रखा हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़ता पूर्वक लगाइए और इस प्लेट पर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े रख देते हैं और फिर हम ट्यूब के सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आ रहा है वो है, गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? तो बच्चों, आप लोग के पास बुक है, आप देखिएगा कौन सा है ये क्रियाकलाप 16.8, आपको बुक में दिखाई दे जाएगा। और हमारा इस प्रकार कई कुछ भी प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखें, इसमें लेजर टॉर्च की बात करिए और हम लेजर टॉर्च की जो बात हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ब्राइट लाइट की तरफ हमें नहीं एकदम डायरेक्ट देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लेजर टॉर्च की तीव्रता बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। ये आंखों के लिए हानिकारक है और इससे स्थायी नुकसान भी हो सकता है। लेजर टॉर्च की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लंबी अवधि तक नहीं देखना चाहिए। मेन हमें इसमें यही बताना है कि लेजर टॉर्च का जो रोशनी है उसको हमें बहुत ध्यान से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि आप नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक अपनी नेत्रों की सुरक्षा के लिए आपको ये नॉलेज भी होनी चाहिए और प्रश्न है तो उसका उत्तर भी ठीक से मालूम होना चाहिए। तो हमें अपने नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई भी समस्या है तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की हमें नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उच्च चश्मे का उपयोग करना चाहिए। नेत्रों के लिए कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सर दर्द हो सकता है।
सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। तो ये हम लोगों ने जब नेत्रों की हम सुरक्षा की बात कर रहे थे, देखभाल की बात कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने पढ़े थे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और आ रहे हैं, आप वो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो मेन है कि हमें डायरेक्ट तेज लाइट को कभी नहीं देखना चाहिए। और जैसा मैंने सेशन में भी आपको समझाया था कि हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कम लाइट में नहीं पढ़ें। तो इस प्रकार हम अपने नेत्रों की पूरी सुरक्षा कर सकते हैं और लंबे समय तक हम बिना चश्मे के भी रह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, हमें अपने नेत्रों को कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। यदि हमारे नेत्रों में जब अगर कोई धूल पहुंच जाती है तो क्या करना चाहिए? हमें जल से धोना चाहिए। और अगर तब भी नहीं ठीक हो रहा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए थोड़े थोड़े अपना दिन में 2-3 बार अपना आंखों को वॉश कर लेना चाहिए, जल से धो लेना चाहिए। जो हमारी पठन सामग्री की सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। हमें या तो बहुत पास में लाके या बहुत दूर करके नहीं पढ़ना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है उसको मेंटेन करते हुए हमें कोई भी बुक पढ़नी चाहिए। जो एक ये देखिए, ये एक मैथमेटिकल थोड़ा सा कैलकुलेशन और जो हमने एंगल I इज इक्वल टू एंगल R पढ़ा था उसको मिलाते हुए ये वाला प्रश्न है। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो इसमें हम लोग जो एंगल I और एंगल R मानते हैं वो क्या होता है, नॉर्मल जो होती है, तो उससे हम कैलकुलेट वो देखते हैं कि एंगल I का डिस्टेंस एंगल R का। लेकिन यहाँ जो आपको दिया है वो उन्होंने दोनों को मिलाकर दिया है कि जो परावर्तित किरण है और जो आपकी आपतित किरण है वो पूरा मिला के 90 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ हम जानते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R और होता है, लेकिन हमें दिया क्या गया है कि एंगल I प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और हम ये जानते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो हम R की जगह एंगल R की जगह हम एंगल I लिख सकते हैं। तो एंगल I प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब दो हमारे पास एंगल I हो गए हैं तो हम इसको 2 एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब हमें एंगल I की वैल्यू निकालनी है तो 2 को हम जब इधर लेकर जाएंगे तो 90 डिग्री को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमें जो निकालना था, तो यहाँ पे कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण के इतना कोण बनाती है तो आपतन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण हमारा निकल आ गया 45 डिग्री। तो थोड़ा सा जो हमने लाइट के रूल्स पढ़े हैं वो और थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये आंसर निकाला है। यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये हमने तब भी आपको समझाया था सेशन के समय कि आपके अनंत या अनलिमिटेड या इनफाइनाइट उतने प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि जो एक मिरर में आपकी इमेज बन रही है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार वो पूरा एक सीरीज चलती रहती है और अनंत प्रतिबिंब बनते हैं जब दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे के एक डिस्टेंस पे रखे। अब यहाँ देखिए, ये एक प्रश्न है, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत हैं, तो एक ये दर्पण है एक ये है। लंबवत जिसको हम 90 डिग्री भी बोलते हैं उस पर है। प्रकाश की किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाई है। तो यहाँ पे हमें जो है आपको दिखाना है कि कैसे उसका दूसरे दर्पण पे हमें परावर्तित, हमें आपतित नहीं परावर्तित किरण मीन्स जो यहाँ पर आ रही है वो सेम ये 30 डिग्री पे है तो 30 डिग्री एंगल पे वो यहाँ पर टकराएगी और यहाँ पर जो वो टकराएगी वैसे ही वो वापस जाएगी। क्लियर? तो इसको देखिए, तो ये हमारा ये किरण यहाँ टकराई और यहाँ से वो निकल गई। तो इस प्रकार हम
ये उत्तर दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको सेपरेट भी करके दिखा दिया है और उधर भी दिखा दिया है। अब यहाँ एक और प्रश्न आ रहा है, चित्र में दर्शाए अनुसार बुझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। तो ये बुझो है ए और ये है आपका समतल दर्पण। क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह पी, क्यू तथा आर पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब देख सकता है? अब आप बताइए, सोचिए, क्या वो देख सकता है अपने को, अपना प्रतिबिंब, और वो और पी क्यू आर में से किसका प्रतिबिंब देख सकता है? मिल गया ना हिंट आपको? चलिए हम बताते हैं। बुझो स्वयं को नहीं देख सकता क्योंकि वह दर्पण के सामने खड़ा नहीं है। हालांकि वह पी और क्यू में वस्तुओं को देखने में सक्षम है क्योंकि पी और क्यू से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर उसकी आंख तक पहुंच रही है। वस्तु आर से किरण प्रतिबिंब नहीं होती है क्यों, और भुजों तक पहुंचती है, इसलिए वह वस्तु आर को नहीं देख सकता है। तो ये आप अपना बुक में सामने भी ये देखिएगा कि ये क्योंकि साइड में खड़ा है तो नहीं दिखाई देगा। P और Q से जो है वो यहाँ एक आपकी लाइट रे आ रही है, यहाँ आ रही है, और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो P और Q देख सकता है, लेकिन R से वो नहीं, R की पोजीशन को नहीं देख पाए। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो भी देखिए स्थिति के ऊपर है। ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है? क्या स्थिति सी से भुजो उस प्रतिबिंब को देख सकता है? जब पहली बी से सी तक चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? तो यहाँ देखिए कई आपके प्रश्न आ रहे हैं। ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या स्थिति बी से पहली प्रतिबिंब को देख सकती है? तो बी स्थिति से क्या पहली प्रतिबिंब को देख सकती है? क्या स्थिति सी से भुजो इस प्रतिबिंब को देख सकता है? और जब पहली बी से सी पर चली जाती है तो क्या वो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है? तो यहाँ पे आपको ये सारे उत्तर हम दे रहे हैं। स्थिति ए पर वस्तु की छवि दर्पण से के पीछे बनेगी, ये दर्पण से दूर उसी दूरी पर होगा जिस दूरी पर वस्तु है। हाँ, बी में पहली वस्तु को देख सकती है क्योंकि ए से परिवर्तित किरण बी तक पहुंच जाएगी। भुजो प्रतिबिंब को देख सकता है क्योंकि उनकी आंखें ए से परावर्तित किरण को प्राप्त करेंगी। यदि हम बी और सी से परावर्तित किरणों का पता लगाते हैं तो वह दर्पण के पीछे बिंदु पर परिवर्तित होती है। छवि ए की स्थिति तब भी बनी हुई है जब पहली बी से सी तक जाती है। तो ये मैं कहूंगी कि आप सामने बुक रखें और इस आंसर को आप स्थितियों के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने प्रश्न और उत्तर जो आपके बुक में दे रखे हैं उन सबके उत्तर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न आ रहा है जिसका आपको उत्तर समझ में नहीं आ रहा है या आप उसको एक जानना चाहते हैं कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक है, तो आप हमसे ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगला सेशन एक नए चैप्टर के साथ होगा। मिलते हैं फिर से। बाय।